अच्छा तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम मुझे इस वक्त कहाँ लेकर जा रहे हो? वो एक नज़र खिड़की से नज़र आते नज़ारों को देख खामोशी से ड्राइविंग करते असफन की जानिब पलटी और लहजे में दुनिया जहान की बेजारी समोई उससे मुखातिब हुई। तुम्हें बता तो चुका हूँ कि सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ बताया नहीं दिखाया जाता, इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। मुझे पूरा यकीन है मेरा सरप्राइज़ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो सड़क पर नज़रें जमाए बोला। उस वक्त उसके चेहरे पर संजीदगी थी। मुझे तुम्हारे किसी सरप्राइज़ में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मुझे वापस घर लेकर चलो। वैसे भी हाथी घर पर अकेला है। पिछले 1 घंटे से उसका एक ही जवाब सुनकर अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अगर हयात साहब उससे इसरार ना करते तो वो उसके साथ कभी ना आती। हाथी घर पर अकेला नहीं, आज हदीद वापस आ रहा है और डैड से मेरी बात हो चुकी है। वो भी अपने दोस्त के पास से जल्दी वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम उसकी फ़िक्र मत करो। वो उसकी मालूमात में इजाफा करता उसके वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर रहा था। असफन की बात सुनकर अब वो खिड़की की तरफ मुंह किए बैठी रही। उस कार में मुकम्मल खामोशी थी। हदीद बिजनेस की वजह से कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और हयात साहब को अपने दोस्त के यहाँ जाना था। उसे लगा कि वो हाथी का बहाना बनाकर वापस आ जाएगी, मगर वो सारे इंतज़ाम पहले से किए हुए था। अब मजबूरन उसे वहाँ जाना था जहाँ वो उसे ले जाना चाह रहा था। वो ड्राइविंग करते हुए एक नज़र उसे देख रहा था जो उसको नज़रअंदाज किए ऐसे बैठी थी जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। हम इस रास्ते पर क्यों हैं? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? उसकी कार जब जाने पहचाने रास्ते की तरफ मुड़ी तो उसने घबरा कर असमत की जानिब देखा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ असमत। उसकी खामोशी पर वो इस बार चिल्लाई थी, मगर वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय एक झटके से कार रोक चुका था। उतरो नीचे, तुम्हारा सरप्राइज़ आ गया। उसके हैरान परेशान चेहरे को देख वो उसको हुक्म देता कार से बाहर निकला। मुझे नहीं उतरना, वापस लेकर चलो तुम मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि असमत उसको उसके घर ले आएगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको यहाँ क्यों लेकर आया। दूसरा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी अपने बाप और भाई और माँ का सामना करने की। हम तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक मैं वो काम ना कर लूँ जो मैं करने आया हूँ। यहाँ असफन ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और ज़बरदस्ती उसको साथ लिए उसके घर की तरफ बढ़ा। मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं जाना, हाथ छोड़ो मेरा असफन। उसके एहतजाज को नज़रअंदाज करते वो लंबे डग भरता उसे खींचता हुआ अपने साथ लिए आगे बढ़ रहा था। आज नहीं तो कल तुम्हें उनका सामना करना ही था, इसलिए डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो एक नज़र उसके डरे सहमे चेहरे को देखता हुआ उसे लिए घर में दाखिल। अभी उन दोनों ने लाउंज में ही कदम रखा था जब रुखसार बेगम की नज़र उन पर पड़ी। हफ्सा मेरी बच्ची। वो बेयकीनी की कैफियत में खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यही हाल कुछ हफ्सा का भी था। उसका बस नहीं चल रहा था कि दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग जाए, मगर अपने बाप की मौजूदगी से उसके कदम अपनी जगह पर जम से गए। जबकि उनके मुंह से हफ्सा का नाम सुनकर इस बार सोफे पर बैठे इब्राहिम खान और हारून भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। लाउंज में 5 लोगों की मौजूदगी के बावजूद बिल्कुल खामोशी थी। अब यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में कदम रखने की? इब्राहिम खान की गुस्से से भरी आवाज़ ने लाउंज की खामोशी को तोड़ा। हम यहाँ कुछ लेने नहीं, आपको कुछ बताने आए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। असफन मजबूती से हफ्सा का हाथ थामता इब्राहिम खान से मुखातिब हुआ, जो अपने बाप के गुस्से की वजह से डर रही थी। असफन की मौजूदगी में उसको थोड़ा सुकून मिला। जो तुम मुझे बताने आए हो ना, वो मैं पहले से ही जानता हूँ, और मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कुछ है। इसलिए तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मेरा अब इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सख्त तेवरी लिए उन दोनों की तरफ देखकर हुर्राए थे। जब से वो शम्स के पास आए थे उनका गुस्से से बुरा हाल था। अब उन दोनों को वहाँ देखकर उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। नहीं बाबा, ऐसा तो मत बोले, मैं बेटी हूँ आपकी। अपने बाप की बात पर वो तड़प ही तो गई। जो लड़की मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग गई थी, मैं अब उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। ले जाओ इसे मेरी नज़रों से दूर, ले जाओ इसे मेरी नज़रों से दूर। वो नागवारी से बोले। उनकी बात पर असमत को गुस्सा तो बहुत आया, मगर हफ्सा की वजह से जब्त करके रह गया। तुम जानते भी हो कि उस लड़के ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया था, जिस लड़के से तुम अपनी बेटी की शादी करवाने वाले थे? हफ्सा के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे, इसलिए वो इब्राहिम खान को सच बता देना चाहता था ताकि वो अपनी बेटी से नफरत ना करे। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, अभी के अभी लेकर निकलो इसे यहाँ से। वो असफंद की बात को बीच में ही काट कर उन दोनों को सख्त नज़रों से घूरते बोले, कम अज़ कम आप एक बार बात तो सुन लीजिए इनकी। इस बार रुखसार बेगम भी खामोश नहीं रह सकी, मगर इब्राहिम खान ने जिन नज़रों से उन्हें देखा था उन्हें मजबूरन खामोश होना पड़ा। मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुनना चाहता। एक बार मैं इस गलती माफ़
एक बार मैं इसकी गलती माफ़ कर चुका हूँ, मगर बार बार नहीं। तुम्हारा इस घर से रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जब तुम ये घर छोड़ कर गई थी, इसलिए तुम इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। इब्राहिम खान एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोले थे, जिस पर हफ्सा के आंसू बहना शुरू हो गए। उसने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा जो बेबसी से खड़ी उसी को देख रही थी। मुझे लगा था कि तुम हफ्सा के बाप हो, कम अज़ कम एक बार उसकी बात ज़रूर सुनोगे, मगर मैं गलत था। तुम जैसा खुदगर्ज़ इंसान कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकता। और तुम्हें तो अपने आप को भाई कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए, जो अपनी बहन की हिफाजत भी ना कर सका। इस बार वो खामोशी से सब तमाशा देखते हारून से मुखातिब हुआ। उसकी बात पर हारून शर्मिंदगी से सर झुका गया। और तुम किस शादी की बात कर रहे हो? उस शादी की जो सिर्फ एक बिजनेस डील थी। वो शादी नहीं, एक सौदा था जो तुम अपनी बेटी का कर रहे थे। और अच्छा किया हफ्सा ने ऐसी शादी से भागकर, वो उस वक्त सख्त लहजे में बोलता इब्राहिम खान की बोलती बंद करवा गया। हफ्सा शुक्र भरी नज़रों से उसे देख रही थी जो आज उसके लिए उसके बाप से लड़ रहा था। वो इब्राहिम खान को सच्चाई का वो आईना दिखा रहा था जो इब्राहिम खान देखना नहीं चाहता था। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताने आया था कि हफ्सा अकेली नहीं है, उसका शौहर उसके साथ है। भले आप लोग उससे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लो, मगर मेरे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। आपका जब दिल हो आप उससे मिलने आ सकते हैं। इस बार वो रुखसार बेगम की तरफ देखकर बोला। वो उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। मुझे लगा था कि एक बाप का दिल बहुत नर्म होता है, वो तुम्हें देखकर सब भुला देंगे, तुम्हें माफ़ कर देंगे, मगर मैं गलत था, क्योंकि तुम्हारे बाप के सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो एक नज़र इब्राहिम खान की तरफ देखकर अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला। खामोशी से वो आंसू बहाती हफ्सा को देखकर उसकी कलाई थाम कर तेज़ी से वहाँ से बाहर निकल गया। उसे लगा था कि वो हफ्सा को उसके माँ बाप से मिलाकर उनके दरमियान सब ठीक कर देगा, मगर वो गलत था। हफ्सा के चेहरे पर गम देखकर उसे अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। वो खामोशी से उसको साथ लिए बाहर आया, उसको कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट कर चुका था। उस सारे वक्त में हफ्सा की नज़रें उसी पर जमी थी। वो उसके बारे में कितना सोचता था, और आज जो उसने सबके सामने उसके लिए स्टैंड लेकर दिखाया था, उसे देखकर उसके दिल में असफंद के लिए जो शिकायत और नाराज़गी थी ख़त्म हो गई। अगर वो उसके लिए इतना सब कुछ कर सकता था तो वो भी उसकी गलती माफ़ कर सकती थी, और उसने उसे माफ़ कर भी दिया था। उसने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करके आईने में अपना जायज़ा लिया। डार्क ब्लू कलर के हैवी वर्क का सूट सेब तन के वो आज पूरी तरह से मुस्तफ़ा को अपना दीवाना बनाने की तैयारी में थी। उसे बस अब शिद्दत से मुस्तफ़ा के आने का इंतज़ार था, और उसके चेहरे के तासुरात का सोचकर हुरैन के होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ ठहरी। मुस्कुराते हुए उसने ड्रेसिंग पर रखी अपनी चूड़ियां पहनने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसका हाथ अपनी जगह रुका था। आ जाओ, वो इजाज़त देती फिर से अपनी चूड़ियां पहनने लगी। बेगम साहिबा, ये आपका फ़ोन आप लाउंज में भूल गई थी, इस पर बहुत देर से किसी की कॉल आ रही है, आप देख लीजिए। मुलाजमा उसका मोबाइल उसके करीब लाते बोली, जो मुस्तफ़ा ने अभी कुछ दिन पहले उसको ला कर दिया था, जिस पर वो ज़्यादातर हादी और हफ्सा से बातें करती थी। इस दौरान उसकी हफ्सा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो अब पहले की तरह अकेलापन महसूस नहीं करती थी। जबकि रुबाब भी घर में होती थी, मगर वो हमेशा की तरह उससे बात तक करना पसंद नहीं करती थी। ठीक है, रख तो मैं बाद में देख लूँगी। वो अब अपनी जगह से खड़ी होकर उसको हुक्म देती बोली, जिस पर मुलाजमा उसका ड्रेसिंग टेबल पर रख चुकी थी। बेगम साहिबा, दाऊद साहब कह रहे हैं कि आपके कहने के मुताबिक सब इंतज़ाम हो गया, आप एक बार आकर देख लें, कोई कमी तो नहीं रह गई। मुलाजमा सर झुकाए उसे दाऊद साहब का पैगाम दे रही थी, जिस पर हुरैन होले से मुस्कुराए। ठीक है, तुम चलो, उनसे बोलो मैं 5 मिनट में आती हूँ। उसका अगला हुक्म सुनते ही मुलाजमा उसके कमरे से निकल गई, और वो एक बार फिर से चूड़ियाँ उठाकर पहनने लगी। आज उसने मुस्तफ़ा के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। वो मुस्तफ़ा को सरप्राइज़ देना चाहती थी, और इस काम में उसने दाऊद साहब की मदद से लॉन में इंतज़ाम करवाया था। वो जानते थे दोनों उनके रिश्ते की शुरुआत सही तरीके से नहीं हुई थी, मगर अब वो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद एक आखिरी बार उसने आईने में अपना जायज़ा लिया। बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर डालती वो बाहर निकली। अभी उसके कदम दरवाजे की जानिब बढ़े थे जब उसका ड्रेसिंग पर रखा मोबाइल फिर से बजा, जो उसके कदम रोक गया था। स्क्रीन पर मौजूद अनजान नंबर को देखकर वो फ़ोन कट करना चाहती थी, मगर कुछ सोचकर उसने कॉल रिसीव की। हुरैन मुस्तफ़ा शाह। किसी भारी मर्दाना अनजान आवाज़ से उसे अपना पूरा नाम सुनकर हुरैन एक लम्हे के लिए घबराए। कौन है आप? मेरा नाम कैसे जानते हैं? जाने क्यों उसको अपने पूरे जिस्म में कपकपाहट सी महसूस हुई। ऐसा बहुत कुछ है हुरैन जो तुमसे आज तक छुपाया गया, और वो सब तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। जब तुम वो सब जान जाओगी ना, तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो अपना एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा करता हुरैन की घबराहट में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा था।
देखिए, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। आप मेरे शोहर से बात कर लें और उन्हें जो भी बताना है बता दीजिएगा। जाने उसे उस शख्स से बात करते कुछ अजीब-सा क्यों महसूस हो रहा था। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा शोहर ही वो शख्स है जिसने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। हुरैन कॉल कट करने वाली थी जब वो मज़ीद बोला और उसकी बात पर हुरैन का हाथ अपनी जगह सा जम गया। मुझे अपने शोहर पर पूरा एतबार है। वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते और मैं किसी अनजान शख्स की बातों में आकर अपने शोहर पर शक नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर है कि आप मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद मत करें। इस बार उसका लहजा मजबूत था, जबकि उसकी बात पर सामने वाले का कहकहा गूंजा था। मैं कोई अनजान नहीं हूँ हुरैन, ताया हूँ मैं तुम्हारा, और ये बात मुस्तफ़ा भी जानता है। इब्राहिम खान अपनी बात कहता खामोश हो गया, मगर हुरैन को लग रहा था कि उसके लफ्ज़ अब तक उसके कानों में गूंज रहे। नहीं, ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत मुश्किल से वो ये लफ्ज़ अदा कर पाई थी, जबकि उसकी बात पर दूसरी तरफ मौजूद इब्राहिम खान इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। यही वो सच है जो आज तक तुमसे छुपाया गया, और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस सच को सुनकर तुम्हारा अपने शोहर पर जो एतबार है ना, वो पल में टूट जाएगा। इस बार इब्राहिम खान का लहजा तंजिया हुआ था। मेरा एतमाद इतना कमज़ोर नहीं है जो आपकी बातों पर टूट जाए। अगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। इब्राहिम खान की बात पर उसे शौक तो लगा, मगर वो खुद की कैफियत पर काबू पाते बोली, हाँ बेशक वजह तो है, और वजह ये है कि तुम्हें तुम्हारी माँ तुम्हारे ख़ानदान से दूर करने वाला कोई और नहीं, मुस्तफ़ा ही है। उसकी कार उसी की कार से कुचलकर तुम्हारी माँ की जान गई। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला, जिस पर हुरैन अपनी जगह साकित खड़ी रही। उसमें एक भी लफ्ज़ बोलने की हिम्मत बाकी नहीं थी। क्या हुआ, टूट गया ना एतमाद? मगर ये सच है, मुस्तफ़ा ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी माँ तुमसे छीन ली। इब्राहिम खान मज़ीद और भी कुछ बोल रहा था, मगर हुरैन तो जैसे बुत बनी कान से फ़ोन लगाई खड़ी थी। जाने कितने ही आंसू टूटकर उसकी आंखों से बह निकले। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा मुझसे इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकते। वो नफ़ी में सर हिलाती ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उस शख्स की बात पर यकीन ना करे, मगर दिमाग कुछ और कह रहा था। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुमसे बहुत बड़ा सच छुपाया गया, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, पर तुम मुस्तफ़ा से पूछ सकती हो। मुझे पूरा यकीन है वो इस बार तुमसे कुछ नहीं छुपा सकेगा। इब्राहिम खान अपनी बात कहता कॉल कट कर चुका था। उस वक्त उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैंने तुम्हारा काम आसान करवा दिया, अब तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। अपनी बेटी हफ्सा को असफंद की ज़िंदगी से निकालकर उसके चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट देख रुबाब ने उसे याद दिलाया, जिस पर वो अब उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम बेफिक्र रहो, इब्राहिम खान अपना किया वादा पूरा करता है, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। वो उसकी तरफ शैतानी मुस्कुराहट लिए मुड़ा तो रुबाब उसका जवाब सुनकर खुद भी मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ हुरैन ज़ोर ज़ोर से रोती ज़मीन पर बैठती चली गई। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मुस्तफ़ा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो उस शख्स की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर वो जिस यकीन से बोल रहा था उसका यकीन देखकर हुरैन को अपने अंदर बहुत कुछ टूटता महसूस हो रहा था। वो बुरी तरह रोते हुए अपने बाल नोच रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मुलाजमा के साथ साथ दाऊद साहब भी घबराए हुए रूम में दाखिल हुए। हुरैन की ये हालत देखकर वो परेशान हो गए थे और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे, मगर वो तो जैसे किसी की सुन ही नहीं रही थी। दाऊद साहब को जब लगने लगा कि वो उसे संभाल नहीं पाएंगे तो उनके पास मुस्तफ़ा को फ़ोन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह जब वो जागा तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने पहलू में सोई हफ्सा पर पड़ी, जो अपना एक बाजू उसके सीने पर रखे बेखबर सो रही थी। उसको यूं अपने करीब सोता देख असमत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। वो कितनी ही देर उसको यूं ही लेटा मोहब्बत पाश नज़रों से देखता रहा। उसका दिल कर रहा था उसको यूं ही देखता रहे, मगर आज उसकी एक बहुत मीटिंग थी अहम, जिसकी वजह से उसको ऑफिस जल्दी जाना था। इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखता उठा और हफ्सा की पेशानी पर लब रखकर चेंज करता कमरे से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो एक्सरसाइज और जॉगिंग करके वापस लौटा तो हफ्सा कमरे में नहीं नजर आई कहीं भी। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा घुसा। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो इस बार हफ्सा को कमरे में मौजूद पाया, जो बेड पर नज़रें झुकाए बैठी थी। असफंद एक नज़र उसकी तरफ देख ड्रेसिंग के सामने आ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। वो आईने में से उसे भी देख रहा था जो अब उस पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसको खुद को इस तरह से खुद को देखते हुए पाकर असफंद को एक अंदरूनी खुशी मिली, जिसे वो साफ छुपा गया और अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगा। हफ्सा बेड पर बैठी बड़े गौर से उसे अपनी तैयारी मुकम्मल करती देख रही थी। उस वक्त उसके हर एक अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था वो उससे कुछ बात करना चाहती है। उसकी ये हालत उस दिन से थी जब से वो उसके बाप के घर से लौटे थे। वो उससे बात करना चाहती थी मगर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर आज वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके सामने मौजूद थी।
اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر اسپند کی جانب دیکھا جو اپنی ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا، جسے لگانے میں آج وہ خاصی پریشانی کا سامنا کر رہا تھا۔ لاؤ میں لگا دیتی ہوں اس کی نوٹ، تم ٹھیک نہیں لگا رہے ہو۔ اس کو یوں ہی ٹائی سے الجھتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ ہٹا کر اس کا ٹائی کی نوٹ لگانے لگی۔ حفصہ کی اس حرکت پر اسپند نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا، مقصد صرف اسے اپنے قریب بلانے کا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود بھی نوٹ کر رہا تھا کہ حفصہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہے، بلکہ وہ آج کل اس کا رویہ بھی بدلا بدلا محسوس کر رہا تھا۔ شاید وہ اسے معاف کر چکی تھی، بس کہتے ہوئے کترا رہی تھی، کیا آج تم آفس سے جلدی واپس آ سکتے ہو؟ اگر کوئی ضروری کام ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی نظریں اس کی ٹائی کی نوٹ پر جمائے اس سے مخاطب ہوئی، جبکہ اس کی بات پر اسپند کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی جسے وہ دیکھ نہیں پائی۔ کیوں، ایسا آج کیا خاص ہے جو تم مجھے آفس سے جلدی آنے کا بول رہی ہو؟ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کو خود سے قریب کر چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کی انگلیوں کی کپ کپاہٹ اور لبوں کی لرزش کو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ہادی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اس لیے اگر تم ساتھ چلو تو۔ اس کی قربت پر اپنا خشک حلق تر کرتی وہ بمشکل بول پائی، جبکہ اس کی غیر ہوتی حالت پر وہ محسوس ہو رہا تھا، یہ بات ہے، مجھے لگا شاید میری بیوی کا آج کوئی اور ہی پروگرام ہے، اس لیے مجھے جلدی بلایا جا رہا ہے۔ وہ شوخی سے کہتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا تو حفصہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا رہا تو وہ بات ہی نہیں کر پائے گی جو وہ اس سے کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم ریڈی رہنا اور ہادی کو بھی ریڈی رکھنا، تینوں ساتھ چلیں گے۔ اس کو مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا، جبکہ اس کے دور جانے پر حفصہ کو برا سا لگا جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ آج وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے، مگر آج وہ خود اس سے دور جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں ملتے ہیں، انتظار کرنا میرا۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتا وہ جانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کو جاتا دیکھ حفصہ کی آنکھیں نم ہوئی، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی اور پیچھے سے اپنے نازک ہاتھ اس کے گرد باندھ لیے۔ اسپند جو آگے بڑھ رہا تھا اس کی اس حرکت پر اس کے قدم اپنی جگہ رکے۔ وہ اپنی پشت پر اس کے آنسوؤں کی نمی محسوس کر کے بے چین ہوا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تمہاری معافی قبول کر چکی ہوں تو کیا کرو گے؟ اپنی پکڑ اس کے گرد مضبوط کرتی وہ مزید اس کے قریب ہوئی، جبکہ اس کی بات پر اسپند اس بار کھل کر مسکرایا تھا۔ حفصہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر اسے کتنا سکون ملا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں یہ کروں گا۔ اس نے حفصہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اس کے نازک وجود کو خود سے لگا، جس پر حفصہ بھی مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت وہ خود کو اس کی بازوؤں میں مکمل محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کتنی ہی دیر ایسے کھڑے رہے، ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ ویسے میرا ایک اور چیز کرنے کا بڑی شدت سے دل چاہ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ بھی کر لوں؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کرتے بولا، جس پر حفصہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا، مگر اسپند اس کا جواب دینے کی بجائے اس کے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی اس جسارت پر حفصہ کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ اس نے سختی سے اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچا۔ کیا یار، کیسی بیوی ہو، صحیح سے خوشی کو انجوائے کرنے بھی نہیں دیتی؟ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے اسے دیکھنے لگا، جو گہرے سانس لیتی شکوہ بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پھیلتے چلے جاؤ، ویسے بھی بہت انجوائے کر لیا تم نے، اب آفس جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ وہ خالص بیویوں کی طرح اس کو حکم دے رہی تھی، جس پر اسپند مسکراتا اس کے قریب ہوا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب تو جا رہا ہوں، لیکن رات کو میں اپنی اس خوشی کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کروں گا۔ تمہارے پاس کوئی بہانہ موجود نہیں ہوگا مجھ سے دور جانے کا۔ وہ اس کے کان میں زمینی لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو کو چوم کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کی بات پر حفصہ لال چہرہ لیے کتنی ہی دیر وہاں کھڑی شرماتی رہی تھی۔